हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएफसी कंपनी के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि ईएफसी कोवर्किंग स्पेस के अंदर काम करती है। तो क्या ये कोवर्किंग स्पेस होता है, कैसे ये काम करता है, सारी चीज़ें ईएफसी के बारे में समझेंगे। इसके साथ साथ इसके पीएस के बारे में जानकारी लेंगे, यानी इस कोवर्किंग स्पेस के अंदर कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं और ईएफसी आज के टाइम पे सबसे सही प्लेयर कैसे लग रहा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में लगेंगे। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई रिकमेंड नहीं करेगा आप ये कंपनी लो या दूसरी लो। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, यानी आपको जानकारी मिलेगी कि ये स्पेस कैसे काम करता है, कैसे कैसे पीएस इस कंपनी के अंदर है। उसके बाद आपने अपनी खुद की जानकारी लेनी है, आपके रिस्क के हिसाब से आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक चीज़ मैं कंफर्म कहूँगा आपसे, ये वीडियो देखने के बाद आप इस स्पेस को मोटा मोटा समझ जाओगे, ईएफसी को स्पेशली आप समझ लोगे कि कैसे कैसे कंपनी ये काम करती है। तो हमने क्या किया ना, Q4 का पीपीटी लिया है। अब थोड़ा सा समझते हैं इस कोवर्किंग स्पेस के बारे में, कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के ऊपर कि कौन कौन से वर्टिकल के अंदर ये कंपनी ईएफसी काम करती है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, ये कंपनी क्या करती है ना, 3 चीज़ों के अंदर काम करती है। पहला आपने दिख रहा है लीजिंग। अब लीजिंग क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मेन यहीं से कोवर्किंग का जो आइडिया है ना वो लगता है। मान लेते हैं कि आपने अपना एबीसी स्टार्टअप स्टार्ट किया, और एबीसी स्टार्टअप के लिए क्या है ना, आपने सबसे पहले 20 लोगों की एक टीम हायर की। ठीक है। अब 20 लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑफिस चाहिए होगा, उनको लिए चेयर चाहिए होंगी, बैठने के लिए जगह चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तरीका है कि आप अपना खुद का ऑफिस लो और खुद का ऑफिस बना के वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लगाओ, रेंट पे ऑफिस लोगो, फिर वहाँ पे चेयर लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी सारी की सारी आप व्यवस्था करो। एक नंबर चीज़। फिर एसी का खर्चा आ गया, सिक्योरिटी गार्ड का आ गया, कौन एम्प्लॉय कितने बजे आ रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीज़ें। ये तो हो गया ए ऑप्शन। और बी ऑप्शन क्या होता है कि आपने कुछ नहीं किया, आप गए ईएफसी के पास और ईएफसी को जाके आपने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को 20 सीटें चाहिए। कितने दिन के लिए? आपने एग्रीमेंट कर लिया 1 साल के लिए कि 1 साल के लिए मेरे को 20 सीट चाहिए। तो आपको क्या होता है, नेक्स्ट डे से ईएफसी 20 सीट प्रोवाइड करा देता है और तुरंत नेक्स्ट डे से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अब यहां पे आपके लिए क्या फायदा हुआ? आपके लिए ये फायदा हुआ कि आपके लिए बहुत तरह की हेडेक बच गई। 20 सीटें लगाने के लिए सबसे पहले ऑफिस को ढूंढना, फिर फर्नीचर लगाना, फिर बहुत तरह के हेडेक देखना, बहुत मुश्किल चीज होती है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है कि 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। सपोज कीजिए 1 साल के बाद किसी कारणवश आपको अपना स्टार्टअप रोकना पड़ा, तो क्या होगा ना, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए वेस्ट हो गई। मान लेते हैं कि इसके लिए आपने 20 लाख रुपए लगाए, तो 20 में से आपको वापस मिलने वाले पैसे बहुत कम है, मिले या ना मिले वो भी एक हेडेक है। दूसरी तरफ क्या होगा, मान लेते हैं आपका ये नहीं चला, तो क्या होगा, आपने क्या करना ना, अपने एम्प्लॉय को बोलना है कि भाई नहीं काम किया अपना, वो चले जाएंगे और आपका कोई भी खर्चा एक्स्ट्रा नहीं लगा, खाली रेंट के अलावा। एक चीज हो गई ये। दूसरी चीज क्या है, मान लेते हैं कि आपका स्टार्टअप बहुत अच्छे से काम कर गया और अब क्या है ना, आपकी रेवेन्यू भी जनरेट होने लगी, आपको चाहिए 50 सीट। आप तुरंत ईएफसी को बोल सकते हो कि मेरी 50 सीट ऐड कीजिए, ये हाथों हाथ कर देगा। अब इससे ये विन विन पोजीशन होगी। एक स्टार्टअप के लिए क्या हुआ ना, उसके लिए सारी हेडेक बच गई, और ईएफसी के लिए क्या होगा ना, एक रेवेन्यू, क्योंकि इनका मेन काम ही ये है। तो ये मोटा मोटा बिजनेस है लीजिंग का। अब ये कौन कौन यूज कर सकते हैं? आप स्टार्टअप ले लीजिए, आप एमएनसी ले लीजिए, बाहर से जितनी सारी कंपनी आती हैं वो ले लीजिए, जितने सारे ऑफिस आज के टाइम पे बीपीओ जितने भी, बहुत मतलब हर तरह की जो इंस्टीट्यूट होती है ना वो इसको यूज कर सकती है। तो ये मेन बिजनेस किसका हो गया? लीजिंग का हो गया। अब दूसरी करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड। अब डिजाइन एंड बिल्ड के अंदर ये क्या करते हैं, जैसा इसका नाम है कि इन ऑफिस को बनाने के लिए आपको डिजाइन तो करना पड़ेगा ना, तो वो काम कौन करता है? डिजाइन एंड बिल्ड वाली टीम करती है। अब ये कौन कौन करवा सकते हैं? ये खुद के ऑफिस के लिए तो डिजाइन बिल्ड करते ही हैं। सपोज कीजिए वही एबीसी स्टार्टअप की मैंने बात की, 5 साल बाद क्या हुआ ना, आपका एम्प्लॉय बेस हो गया 1000 के आसपास। अब 1000 सीटों के लिए आपको बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है। अब आप क्या चाह रहे हो ना, आप अपना खुद का ऑफिस बनाना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस अच्छे से रन कर गया, आपकी एक अच्छी सी टीम है। अब आप क्या करोगे ना, जैसे आप पहले इस ईएफसी के क्लाइंट थे, तो आप इन्हीं को कहोगे कि हमें 1000 सीटों का एक ऑफिस आप डिज़ाइन करके दो और उसको बिल्ड करके दो। तो सबसे पहले ये कंपनी क्या करेगी ना, उसका डिज़ाइन बनाएगी। आगे इन्होंने दे रखा है वो मैं थोड़ा सबको समझाऊंगा उसके बारे में। डिज़ाइन बनाएगी, फिर कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे सीट लगनी चाहिए, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेगी और फिर इसको बिल्ड करके दे देगी। तो ये इनका दूसरा सेगमेंट है, डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला। अब इसके अंदर अच्छी बात क्या है ना, मतलब इन्होंने बहुत सारे पासपोर्ट ऑफिस, पीछे आप देखोगे बहुत तरह की ना गवर्नमेंट बिल्डिंग भी बहुत अच्छे से बनाई है। इनके पास सबसे बड़ी पावर अभी क्या है ना, इनके पास अभी जो एजुकेशन कैपेसिटी
कैपेसिटी ना वो 200 करोड़ तक की है, यानी 200 करोड़ तक का ऑर्डर ये बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और इनका क्या कहना है ना कि इतने बड़े ऑर्डर को हैंडल करने के लिए भी इंडिया में बहुत ही कम कंपनी लिस्टेड है या जिन पे ट्रस्ट किया जा सके, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो ये आ गया कौन सा, डिजाइन एंड बिल्ड का बिजनेस। तीसरा बिजनेस है फर्नीचर का। अब फर्नीचर का बिजनेस क्या है, अब जैसे यहां भी फर्नीचर चाहिए, लीजिंग के अंदर भी और डिजाइन एंड बिल्ड के अंदर भी फर्नीचर चाहिए, तो वो सारा का सारा फर्नीचर क्या करती है ना, अपने तीसरे वर्टिकल से ले लेती है। यानी अगर मोटा मोटा अगर आप समझो ईएफसी के बिजनेस के बारे में, तो वो तीन चीजों पे काम करती है। कौन कौन सी, सबसे पहला आ गया लीजिंग के लिए, दूसरा आ गया डिजाइन एंड बिल्ड, और तीसरा आ गया फर्नीचर। यानी ये तीनों आपस में इंटीग्रेटेड है। यानी एक का अगर एक ऑर्डर आता है ना, तो कंपनी के पास अपने आप ये भी ऑर्डर आ जाता है और ये फर्नीचर का ऑर्डर भी आ जाता है। पुणे में इनके पास एक फैक्ट्री है 1.25 लाख स्क्वायर फीट के आसपास की, और अभी वो लगभग अपने शायद 20% यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है, यानी अच्छी खासी ग्रोथ बची हुई है। अब ये तीनों चीजें इसके लिए सिनर्जी की तरह कैसे काम करती है, एक चीज में आपके पास ऑर्डर आ गया तो 100% पॉसिबिलिटी है कि दोनों वर्टिकल अपने आप ग्रो कर जाएंगे। तो ये मोटा मोटा बिजनेस था जो हमने समझा ईएफसी के बारे में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, थोड़ा सा और जानते हैं इस कंपनी के बारे में, कैसे कैसे ये आगे काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि एक अगर ऑर्डर आता है ना, तो उसको क्या करती है ना कंपनी, स्लाइड आप पढ़ लेना, इसमें मोटी मोटी वही चीजें दे रखी हैं कि कैसे कैसे इसके पास सबसे बड़ी पावर है। पावर किस चीज़ की होगी ना, वही मैंने आपको बताया, एएफसी का लीजिंग का ऑर्डर आया, लीजिंग के बाद क्या हुआ ना, वो कंपनी बड़ी हुई, उसने डिजाइन का ऑर्डर दे दिया, बिल्ड करने का ऑर्डर दे दिया। अब डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे तो फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर कहाँ से आ जाएगा, इसके पास तीसरा वर्टिकुलर है फर्नीचर का, वहां से इसके पास फर्नीचर का वो मिल जाएगा। तो इस हिसाब से कंपनी पूरा का पूरा क्या करती है ना, एक इकोसिस्टम बना देती है इस चीज के लिए। ठीक है, हाँ, एक थोड़ी सी ये स्लाइड भी अपन समझते हैं अच्छे से ना। अब इसमें क्या दे रखा है ना कंपनी का, अगर आप समझोगे तो ईएफसी के तीन चीजें उन्होंने बता रखी हैं। एक तो मैंने आपको पहले बताया मैनेज ऑफिस के अंदर उन्होंने तीन मतलब अपने डिवीजन बना रखी हैं। पहला है इंटरप्राइज सॉल्यूशन, दूसरा है हाइब्रिड सॉल्यूशन, और तीसरा है बिजनेस सेंटर। और इनको कौन कौन मैनेज करता है, तीन उन्होंने इसके पार्ट बना रखे हैं। एक तो ईएफसी बना रखा है, तो ईएफसी इन्होंने क्या कहा कि ईएफसी जितने भी एसएमई वगैरह हैं, जो इंटरप्राइज क्लाइंट है ना, उनके लिए ईएफसी सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि कल को कोई, इस हिसाब से समझिए, कल को कोई एसएमई आता है और उसको बोलता है कि मेरे को 20 30 40 सीट जो भी चाहिए, तो उसको मैनेज कौन करेगा, ईएफसी करेगा। कल को अगर कोई ऐसा आता है कि कोई कंपनी ऐसी आती है, मान ले बाहर से एमएनसी कंपनी आ गई, वो बोलती है कि मेरे को तो प्रीमियम सीट चाहिए या प्रीमियम लोकेशन चाहिए, तो उसको कौन मैनेज करता है ना, उसको बिग बॉक्स मैनेज करता है। इसके बाद कुछ ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को अफोर्डेबल चाहिए, यानी कम पैसे के अंदर अच्छी चीजें चाहिए, तो उसको एस्प्रिंट करके मैनेज करता है। यानी मोटी मोटी बात करें ना, तो इन्होंने क्या किया ना, मतलब अपने कंपनी के अंदर तीन अलग अलग वर्टिकल बना दिए जो अलग अलग तरह के क्लाइंट को मैनेज करते हैं। ये चीजें, ये मतलब इतना ही समझने वाला है इसके अंदर मोटा मोटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हो फर्नीचर का, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि फर्नीचर वाले के अंदर, पुणे के अंदर फैक्ट्री फर्नीचर बनाते हैं, और ऑफिस इंटीरियर के अंदर जो इनका काम है ना, वो व्हाइट हील करके इन्होंने अलग से अपना वर्टिकल बना रखा है। तो ये मोटा मोटा इसका कंपनी का पूरा बिजनेस हो गया कि कैसे कैसे ये काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब अगर थोड़ा सा अपन सेल्स के बारे में समझें, तो कंपनी ने अपना जो लीजिंग का बिजनेस है ना, उसके अंदर 44% वाई ग्रोथ की है, और पूरे साल का बिजनेस लगभग 535 करोड़ के आसपास है। डिजाइन की अगर बात करूं तो वहां पे 537 करोड़ का बिजनेस है, 66% की ग्रोथ है। और फर्नीचर का बिजनेस है, वहां पे 63 करोड़ का रेवेन्यू है, पूरे साल की बात कर रहा हूं, और ग्रोथ कितनी है, 200% के आसपास की ग्रोथ है। तो ये कंपनी ने अभी 2-3 साल पहले ही पुणे के अंदर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की, और इसके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी कंपनी पिछले 1-2 साल से दिखा रही है। अगले साल भी कंपनी ने अच्छा खासा अपना गाइडेंस दिया इसको वो करने का, लेकिन 200% की ग्रोथ तो नहीं आ पाएगी। वो क्यों आ रही है, क्योंकि रेवेन्यू बेस अभी छोटा है फर्नीचर का। लेकिन अगर 40-50% की ग्रोथ करते हैं ना, तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी के लिए मानी जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। यहां पे अपने को क्या देखना है ना, जो इनके जो सीएमडी और चेयरमैन और एमडी है उमेश साय जी, एक 2-3 चीजें इनके बारे में मैंने देखी। एक तो यंग है, पहली बात तो। दूसरी चीज, लगभग 20 साल के आसपास का इनको एक्सपीरियंस है। किसके अंदर, पूरी रियल स्टेट के अंदर एक्सपीरियंस है, यानी लीजिंग के अंदर भी, लीजिंग के बाद डिजाइन के अंदर भी, तो 20-25 साल का एक्सपीरियंस ये रखते हैं, यंग है।
फिर इसके अंदर उन्होंने अपनी इसके जो मैनेजमेंट का जो मैसेज है उसके अंदर ये चीज़ें तो इन्होंने 26 के बारे में बताई है, जो आप पढ़ लेना कि क्या क्या इन्होंने क्या क्या नहीं किया। मेन चीज़ है 27 के अंदर इन्होंने क्या गाइडेंस दिया है वो थोड़ा सा समझने वाला है। इन्होंने क्या किया है कि हम अपना पूरा फोकस रखेंगे डिसिप्लिन एक्सपेंशन के ऊपर, यानी पूरी तरीके से डिसिप्लिन रहते हुए एक्सपेंशन करने वाले हैं। एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। अब एसेट की एफिशिएंसी क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं। एक तो फर्नीचर वाला बिजनेस बिल्कुल नया है, तो वहां पे ये क्या बोल रहे हैं ना, अब हम कोई एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले, जो अपनी वहां पे की जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करने के अंदर पूरा का पूरा फोकस रहेगा। यानी ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने का कंपनी को पूरा पूरा चांस है, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो लग चुकी है। अब जितना एडिशनल आएगा ना वो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइड में रहेगा, ठीक है। और जो तीनों प्लेटफॉर्म है ना, इंटीग्रेटेड जो तीनों प्लेटफॉर्म है ना, उनको बढ़ाने की तरफ चलेंगे। और अच्छी खासी ग्रोथ के लिए इन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के ऊपर इनका पूरा का पूरा फोकस है, ताकि शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें। यानी मोटी मोटी अगर बात समझाऊं, इनका मेरा पूरा मतलब मेन फोकस लीजिंग के ऊपर तो है ही, क्योंकि वहां वो एक कैश का बिजनेस है, यानी अच्छे खासा कैश वहां से कंपनी को मिलता है। और फर्नीचर और डिजाइन के ऊपर इनका आने वाले टाइम के अंदर 26 के अंदर फोकस पूरा का पूरा रहने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये इन्होंने सेल्स की फिगर वगैरह दी हैं, बिड्डा और पैट आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। अब चलते हैं अपन, मैन ये हम समझ चुके हैं, ये आपको मैंने थोड़ा बता दिया है डिटेल। हाँ, कौन कौन कंपनी के क्लाइंट है वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। यानी बड़ी बड़ी जितनी भी एमएनसी आप देखोगे ना, सारे के सारे लगभग इनके क्लाइंट हैं। यानी अच्छी खासी मार्केट वैल्यू कंपनी ने गेन की है ड्यूरिंग टाइम के अंदर। हाँ, अब लीजिंग को थोड़ा सा अलग से समझते हैं। अब लीजिंग में इन्होंने क्या दे रखा है, अगर आप देखोगे ना, तो लीजिंग के अंदर इन्होंने 3 चीज़ें दे रखी हैं। एक तो इंटरप्राइज ऑफिस दे दिया, एक मैनेज ऑफिस दे दिया, एक कस्टमाइज ऑफिस दे दिया। अब इनका ज़्यादा कुछ नहीं है वही चीज़ें। अब मैनेज ऑफिस के अंदर क्या आ जाएगा ना, मैनेज ऑफिस के अंदर आ जाएगा, जैसे मैंने एबीसी का एग्जाम्पल लिया था। अब आप ये बोलो कि मेरे को सारी चीज़ें चाहिए, खाली फर्नीचर और चेयर ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, और क्या क्या चाहिए आपको। आप बोलते हो कि मेरे को सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, मेरे को वॉशरूम वाली वो भी चाहिए, मेरे को लाइटिंग की भी वो चाहिए, मेरे को बिल का भी वो चाहिए। यानी सारे के सारे काम कौन करेगा ना, ईएफसी करेगा। हम अपनी तरफ से खुद कुछ नहीं करने वाले, तो उसको ये बोलते हैं मैनेज्ड ऑफिस, ठीक है। अब कस्टमाइज ऑफिस में क्या है, कुछ नई कंपनी आते हैं जिनके पास मान लो तो 500 के आसपास टोटल एम्प्लॉय हैं, तो ये क्या करते हैं ना, अपने ऑफिस को कस्टमाइज करा लेते हैं कि हमें इस तरह की सुविधा चाहिए, तो वो ये करके दे देते हैं। तो मैन इसमें अपने को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एक हिसाब से ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं मोटी मोटी अगर समझे तो, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, क्या क्या बन देते हैं, क्या क्या किस किस तरह की आपको वो मिल जाती हैं, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिस मिल जाते हैं, ठीक है। कस्टमाइज मैंने आपको बता ही दिया कि कस्टमाइज कर सकते हैं सभी, मतलब जितने भी एंटरप्राइजेज हो गए, एसएमई हो गए, उनके लिए सारे के सारे हैं। ट्रांसपेरेंट बिल आपको मिल जाता है, प्राइम लोकेशन मिल जाती हैं, तो ये सारे के सारे लीजिंग में करते हैं। कुछ चीज़ें और मैंने समझने वाली क्या है ना, एक तो 25 सिटीज़ के अंदर आज ये टाइम ये कंपनी काम कर रही है, ठीक है। एक पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। 41% क्या है ना, होल बिजनेस बिल्डिंग ऑपरेशंस। इसका क्या मतलब है कि 41% जो इनका एयूएम है ना, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग से आ रहा है। यानी ऐसा नहीं कि इन्होंने 1 फ्लोर ले लिया या 2 फ्लोर से आ रहा है या 3 फ्लोर से आ रहा है, यानी पूरी की पूरी बिल्डिंग से, जो कि अच्छा खासा नंबर है। एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी समझने वाली है, जो पे बैक पीरियड है ना कंपनी का, वो 18 से 20 महीने का है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से समझाऊंगा। एक ये चीज़ समझिए उससे पहले कि एक सीट को लगाने में लगभग कंपनी के 50,000 रुपये के आसपास का खर्च लगता है। इसके बाद खुद के ऑफिस कंपनी के कितने हैं, 18, और लीज पे कितने हैं, 99। यानी दोनों तरह के ऑफिस का मिक्स है, खुद के भी और लीज वाले भी। 51 मंथ्स का क्या है ना, एवरेज रेंट का एग्रीमेंट रहता है। एवरेज अगर आप देखें, यानी एबीसी कंपनी ने जो स्टार्टअप की बात की थी, वो अगर आज कोई ऑफिस लेगी तो वो लगभग एवरेज देखें ना 51 मंथ्स के साथ कंपनी के साथ टिकी रहती है। यानी लगभग 4 साल से ज़्यादा के टाइम तक के इनके लगभग कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं रेंट के लिए, यानी एक फिक्स रेवेन्यू बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद 24, यानी टॉप 10 क्लाइंट है वो 24% की रेवेन्यू में पार्टिसिपेट करते हैं। एक ये चीज़ समझिए, ये क्या है, रेवेन्यू टू रेंट कितना है, 2x है। यानी कंपनी मान लेते हैं अगर 1,000 रुपये का रेंट देती है ना, तो वहां से लगभग 250 रुपये की रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी रेंट का 2x बनाती है। ये चीज़ समझने वाली है। 61% जो क्लाइंट है वो एंटरप्राइजेज क्लाइंट है, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ आ गई, यानी जो प्रॉपर इंटरप्रेन्योर है ना, वो इनके साथ आज के टाइम पे जुड़े हुए हैं। तो ये मेन चीज़ें समझने वाली। इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगा, ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझनी है, क्योंकि लीजिंग के ऊपर ऑपरेटिंग लीवरेज आने वाले टाइम में यहीं से मिलने वाला है। इसके बाद एक टर्म को और बहुत अच्छे से समझते हैं, ताकि
एग्जैक्ट ऑपरेटिंग लिवरेज का और कैसे आने वाले टाइम में अच्छा खासे मार्जिन को ये कंपनी या ऑपरेटिंग लिवरेज को कैसे बढ़ा सकती है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ना दो टर्म दे रखी है, पहले वो अपने को समझनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताया भी था। क्या चीज़ है ना, इनका जो पे बैक पीरियड है वो 18 से 20 महीने का है, यानी 20 महीने बाद कंपनी क्या करती है ना, एक सीट के ऊपर खर्च कितना लगा था ना 50,000 रुपए, इसको लगभग कंपनी पूरा कर लेती है। कितने महीने के अंदर? 20 महीने के अंदर। और उसके बाद क्या होता है ना, जितना भी एक्सेस अमाउंट बनता है वो पूरा का पूरा लगभग प्रॉफिट के अंदर आ जाता है, रेंट को काट के। कैसे, थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आज के टाइम पे कंपनी ने गुड़गांव में लगभग 1000 सीट का एक ऑफिस बनाया। अब एक सीट को बनाने के लिए कितने रुपए लगते हैं? 50,000 रुपए के आसपास खर्च होता है। तो लगभग ये 5 करोड़ रुपए आज के टाइम पे कंपनी ने खर्च कर दिए आज के टाइम पे। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट महीने से जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद क्या हो जाएगा ना, नेक्स्ट महीने से नहीं होता, इनको ऐसे टाइम दिया जाता है, 2 3 4 महीने का इनका एग्रीमेंट होता है, जो नीचे अपन थोड़ा सा देखेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही 4 महीने कंप्लीट होंगे कंपनी को रेंट देना स्टार्ट करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। अब मान लेते हैं कि कंपनी कोई भी एक्स अमाउंट लैंडलॉर्ड को रेंट का देती है, तो उसके ऊपर कितना कमाती है? 2.5x कमाती है। तो इस हिसाब से कंपनी क्या कर लेती है ना, इस 5 करोड़ को और प्लस जो एक्स अमाउंट रेंट दिया है कितने साल तक? 20 महीने तक। इसको पूरा करने में लगभग कंपनी को लग जाते हैं 20 के 20 महीने। और 20 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद क्या होगा ना, ये वाला खर्च कंपनी पूरा कर लेगी। कितने सीटों का? 1000 सीटों का। इसके बाद कंपनी का खाली एक ही एक्सपेंस बचेगा, किस चीज का? खाली रेंट का। ठीक है, प्लस क्या बचेगा ना, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आती है वो तो पहले भी लग रही थी, उस चीज का खर्च बचेगा। उसके अलावा जितना भी प्रॉफिट बचेगा ना, वो पूरा का पूरा एज इट इज क्या होगा ना, कंपनी के प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज अपने लिए। क्यों जरूरी है कि जैसे जैसे सेंटर पुराने होते जा रहे हैं, जैसे जैसे सीट बढ़ती हुई जा रही है, वैसे वैसे कंपनी को क्या होगा ना, ऑपरेटिंग लिवरेज यानी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स हो ही चुकी है, आने वाले टाइम में प्रॉफिट बनता हुआ चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे कंपनी ने कितना बोला है? लगभग 50,000 सीटें थी किस टाइम पे? आज से लगभग देखोगे 1 साल पहले तक। तो 1 साल से और अगर थोड़े से आप पीछे चले जाओगे तो मेरे हिसाब से अब 40,000 सीट मान लो। तो लगभग कंपनी अभी के टाइम पे क्या कर रही है ना, 35,000 के आसपास तक की सीट के ऊपर पूरा का पूरा प्रॉफिट बना रही है। और हर साल कंपनी लगभग 20,000 के आसपास सीट ऐड कर रही है। तो जैसे जैसे सीट पुरानी होती जा रही है वैसे वैसे कंपनी के लिए एक अच्छी खासी रेवेन्यू यहाँ से सीट से आती हुई जा रही है। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर 2-3 चीजें और समझने वाली हैं जो अपन यहाँ से समझते हैं। एक तो क्या है ना, 40% की रेवेन्यू ग्रोथ मैंने बता दी थी। ठीक है, 26% के आसपास की क्या है ना, सीट एक्सपेंशन की इसकी स्पीड रहती है हर उसमें आप देखोगे तो, क्योंकि हर अभी इन्वेंट्री में कितनी सीट पड़ी है? 6600 के आसपास सीट पड़ी है। ठीक है, डेवलपमेंट में कितनी है? 9000 के आसपास सीट है। यानी हर साल कंपनी का 20,000 से लेके 25,000 तक की सीट को ग्रोथ करने का कंपनी ने अपना एम रखा है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और समझते हैं कि अलग अलग सेक्टर में कंपनी के पास कौन कौन से क्लाइंट हैं। अभी पिछली कॉन कॉल के अंदर कंपनी से ये सवाल पूछा गया था कि एआई आ रहा है, तो एआई के कारण क्या मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ऑफिस बंद होने स्टार्ट हो जाए? तो कंपनी ने वहां पे बहुत अच्छा एक आंसर किया था कि क्या कहा था कि एआई आने से क्या होगा ना, ये सेम चीज कंप्यूटर आया था ना उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने की थी कि कंप्यूटर आने से सारे ऑफिस बंद हो जाएंगे, लोग काम करना बंद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, दूसरा कंपनी ये कहा कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो अलग अलग फील्ड के अंदर हैं, ऐसा नहीं कि हम सारों को सारे आईटी या एआई वालों को ही खाली इस टाइम पे कैटर कर रहे हो। तो ये चीज थोड़ा सा समझने वाली थी अपने लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। हाँ, ये भी एक जरूरी स्लाइड है। यहाँ पे इन्होंने अपने आप को जोन वाइज बताया है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये तो जो लाइन है ये तो क्या करती है ना, सेंटर्स बताती है। यानी वेस्ट के अंदर कितने सेंटर हैं? 71 सेंटर हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? लगभग 64%। टोटल अगर 100% है तो 64% इनके ऑफिस कहाँ है ना, वेस्ट के अंदर है। और कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे सीट्स के नंबर दिख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अपने को क्या करना है ना, इसकी ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी। यानी खाली कंपनी खाली वेस्ट फोकस रहती है या पूरे पैन इंडिया में अपनी ग्रोथ करती है, ये वाले टाइम में देखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि कंपनी का ईस्ट के अंदर पार्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ में, वेस्ट में, और ये वेस्ट का थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है, कम क्यों होगा? ये बढ़ेगा तो अपने आप कम हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कि सीट कम होनी है, सीट एडिशन होता रहे लेकिन पार्ट कम हो जाए, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा मतलब वो है, ताकि क्या होगा ना कि एक स्पेसिफाइड ज्योग्राफी के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है,
ये एक चीज़ और है कि कंपनी क्या करती है ना, दोनों मॉडल पे काम करती है। दो मॉडल कौन से आगे, एक तो ओनरशिप मॉडल आ गया। ओनरशिप में क्या है कि कंपनी की खुद की बिल्डिंगें हैं, और दूसरा क्या आ गया ना, एसेट मैनेजमेंट मॉडल। इसमें कंपनी क्या करती है ना, लीज पे लेती है। अब ओनरशिप का क्या मतलब है, इन 4 टावर को कंपनी ने खरीद लिया है, यानी ये कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। अब खुद की प्रॉपर्टी में क्या फायदा है कंपनी को, कंपनी को एक तो रेंट नहीं देना पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, कंपनी के लिए रेंट नहीं देना पड़ेगा, खुद का ऑफिस है, खुद को मैनेज करती है। कल को मान लेते हैं कि कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई अपने एक्सपेंस करने के लिए, तो अब क्या है ना, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी अनसिक्योर लोन ले, अनसिक्योर लोन लेगी कंपनी, तो वहां पे क्या होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी खुद के एसेट है, तो कंपनी यहां पे इस एसेट को बैंक के पास रख के अच्छा खासा लोन, मतलब सस्ते रेट पे ले सकती है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने दे भी लिखा है, फाइनेंशियल लिवरेज ऑप्टिमाइज थ्रू ओवन एसेट फाइनेंसिंग, यानी अपने एसेट पे वो फाइनेंस करा लेगी तो वो लोन कंपनी के लिए सस्ता पड़ेगा। एक बेनिफिट है, ऐसा कंपनी ने कहा नहीं है कि हम लोन लेंगे, मतलब ये बेनिफिट बता रहे हैं खुद के ऑफिस का। अगर मान लेते कि कंपनी के पास एक भी खुद का ऑफिस नहीं होता तो ये ऑप्शन कंपनी के लिए खत्म हो जाता, तो ये अच्छी चीज है। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट में क्या है, कंपनी लीज पे लेती है। अब लीज पे लेने का क्या फायदा है कि कंपनी को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफिस पे खर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इंडिया के अंदर एमएनसी बढ़ रही हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप भी बढ़ रहे हैं, सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो हाई एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी को क्या करती है, कंपनी एसेट मॉडल पे चलती है। जैसे कल्याण वगैरह पे उन्होंने फोकस स्टोर समझे थे, फ्रेंचाइजी ओन, तो सेम ऐसा सा मॉडल आप समझते हो कि ये भी फ्रेंचाइजी ओन की तरह लीजिंग पे काम करती है, यानी कंपनी दोनों मिक्स पे चलती है, खुद के ऑफिस भी और दूसरे भी। और कंपनी आने वाले टाइम में कहा भी है, अगर आने वाले टाइम में और कोई अच्छी डील मिलेगी तो कंपनी आने वाले टाइम में भी खुद की प्रॉपर्टियां खरीदती रहेगी। अब इससे एक फायदा और क्या होता है ना, कंपनी के एसेट भी बढ़ते हैं, यानी आज से 10 साल पहले मान लो ऑफिस खरीदा था और आज इसकी कीमत आप सोचिए कितनी होगी, तो वो भी कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, जो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर के लिए है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मतलब जो मैनेज्ड वर्क स्पेस है, यानी कोवर्किंग स्पेस है, वो किस हिसाब से बढ़ रहा है ग्लोबली। तो अपने को मोटी चीज ये समझनी है कि 5 साल का जो 4 साल का 26 से लेके 30% का प्रोजेक्ट डेट दिया है, 15% के आसपास की ग्रोथ इसके अंदर आने वाली है। बाकी आप पढ़ लेना इस पीपीटी के अंदर मोटी मोटी चीजें, ठीक है। और लीजिंग की अगर मैं बात करूं तो वो बोल रहे हैं कि 14% के आसपास एनुअल ग्रोथ होने की पूरी संभावना है इंडिया के अंदर इस चीज का। ठीक है, क्या क्या सर्विस ऑफिस ऑफर करते हैं लीजिंग के अंदर, ये आ गया, देखिए ये सारी चीजें दे रखी है। स्पेसियस सीट आ गया, वेरियस साइज के कॉन्फ्रेंस रूम आ गए, डेडिकेटेड स्पेस आ गया, कैफेटेरिया आ गया, जिस हिसाब से आप चाहोगे ना उस हिसाब की आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, डिस्कशन अलग से स्पेस इन्होंने दे दिया है, रिसेप्शन का स्पेस दे दिया है, गेमिंग जोन दे दिया है, वाईफाई हो गया, ठीक है, कार पार्किंग की सुविधा होगी, बहुत तरह की चीजें होती हैं। मतलब एक ऑफिस को मैनेज करने के लिए ना, तो हर तरह की सुविधाएं आपको क्या होगा ना, ईएफसी के पास मिल जाएगी। तो ये मोटा मोटा वर्टिकुलर क्या था, लीजिंग का वर्टिकल था ईएफसी का। अब हम थोड़ा सा समझते हैं डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में मोटा मोटा तो मैंने आपको बताया था कि आपने ऑफिस स्टार्ट किया, आपके एम्प्लॉय ज्यादा हो गए, अब आप क्या करते हो, खुद का ऑफिस बनाना चाह रहे हो, यानी रेंट पे काम आप नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन ऑफिस बनाना आपका तो काम नहीं है, आप किसी को तो डिजाइन दोगे, किसी से तो बिल्ड करवाओगे, तो वो क्या करती है ना, इसका दूसरा वर्टिकल है वो इस काम को करता है। तो डिजाइन एंड वर्टिकल में क्या है, कंपनी के पास 80+ से ज्यादा इंजीनियर है खुद के। ठीक है, 5.5 स्क्वायर मिलियन का डिजाइन कर चुके हैं अभी तक। यानी इसके अंदर क्या है ना, मतलब सपोज करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को एक पासपोर्ट ऑफिस बनाना है नया, दूसरा गुड़गांव के अंदर, तो क्या होगा ना, ऑलरेडी कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई अरे गहरे को या कोई नई फर्म को वो ऑर्डर दे देगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है ना, गवर्नमेंट को भी तो ये बिलीव होना चाहिए कि अरे अच्छे से ऑफिस को बना देगा, टाइमली पूरा कर देगा। और भी कोई कंपनी हो तो ये क्या करता है ना, एक फेथ को दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है, 45+ रेपुटेड क्लाइंट इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं, 15+ लोकेशन के ऊपर सारी चीजें हैं। और किस किस को ऑफर देते हैं, वो सारी की सारी रियल एस्टेट आगे, आईटी वाले आगे, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, सारे। अब यहाँ पे इन्होंने अपने जो डिजाइन का है उसका मेथड बताया कि कैसे कैसे काम करते हैं, कि क्लाइंट से डिस्कशन होता है, फिर क्या होता है, स्ट्रेटेजी बनती है, कैसा ऑफिस चाहिए, कितना वो मतलब चेयर चाहिए, वो सारा का सारा फिक्स करते हैं और साथ में फिर आउटपुट ला के दे देते हैं। तो इसमें कोई इतनी समझने वाली चीज़ अपने लिए है नहीं। ठीक है, इसका भी ग्लोबल मार्केट कितना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है कि किस रेट से ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम के अंदर डिजाइन एंड बिल्ड का। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि लगभग 17% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं तीसरे के अंदर, फर्नीचर वर्टिकल के अंदर। और फर्नीचर का मैंने बता दिया था कि फर्नीचर में क्या करते हैं ना, ये मतलब सेल भी करते हैं, और किसी ऑफिस वाले को अगर मान लो डिजाइन एंड बिल्ड करके फिर इनसे फर्नीचर बनवाना है तो उसके लिए पूरा फर्नीचर बना भी देते हैं। तो कैसे कैसे फर्नीचर हैं वो आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे, ऐसा कोई अलग से बताने वाली बात नहीं है, इसके अंदर समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी बात है कि मतलब
प्लस एसक्यू है, यानी अलग अलग टाइप की आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। वो कितनी है, लगभग 1500 के आसपास की है, ठीक है। और अभी तक ये लगभग 60,000 से ज़्यादा की ज़्यादा जो यूनिट है वो डिलीवर कर चुके हैं। यानी एक टेबल को अगर आप एक एंटिटी मानो तो ऐसी 60,000 से ज़्यादा की ये मतलब यूनिट को डिलीवर कर चुके हैं। और अभी मैंने बताया ये बिजनेस 1-2 साल से ही हुआ है, तो आने वाले टाइम में और अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ये इन्होंने ग्लोबल मार्केट बताया कि फर्नीचर का किस हिसाब से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है ना फर्नीचर के लिए, आजकल गवर्नमेंट का क्या होता है ना, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी इसके लिए बना दिए हैं। यानी रूल कैसे बना दिए हैं, जैसे मैं पासपोर्ट ऑफिस की बात कर रहा था, तो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जो फर्नीचर लगेगा ना वो सर्टिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है ना, सर्टिफाइड फर्नीचर प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है। और फिर मेक इन इंडिया के थ्रू प्रोवाइड करती है, खुद का खुद की में रह जाता है। तो बहुत तरह की कंपनी को अलग से बेनिफिट मिल रहे हैं। ये ESG पोल, ये इसके बारे में आप पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा अलग से जानने वाली बात नहीं है। ये रेवेन्यू वगैरह का है जो आप इससे देख सकते हो। हाँ, ये एक स्लाइड और अपनी जानने वाली है। क्या चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप 2024 की बात करोगे ना, तो लीजिंग से कंपनी का कितना बिजनेस आता था या रेवेन्यू आती थी, 62% के आसपास आती थी। इसके बाद इसमें सबसे अच्छा बात क्या हुआ है ना कि धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। यानी एक वर्टिकल के ऊपर कंपनी अपना जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर रही है। 62, 57, 52। अब देखिए डिजाइन का कितना था, 27 था, 40 हो गया, 42 हो गया। और फर्नीचर जो इन्होंने एक नया ऐड किया था वो 3 से 6% चला गया है। तो आने वाले टाइम में आप इसकी भी ग्रोथ देखोगे। यानी तीनों के तीनों जो वर्टिकल है वो कंपनी के लिए धीरे धीरे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हुए चले जाएंगे और एक के ऊपर डिपेंडेंसी कंपनी की कम हो जाएगी। तो ये सारा मोटा मोटा प्रॉफिट एंड ग्रोथ आप देख लेना, कंपनी अच्छे नंबर हर मतलब चारों क्वार्टर से प्रोवाइड कर रही है। तो ये मोटा मोटा बिजनेस मॉडल था कि कंपनी कैसे काम करती है, क्या क्या वर्टिकल है, सारी चीज़ें हम समझी। अब थोड़ा सा हम समझेंगे पीयर्स के बारे में कि इसके पीयर्स कौन कौन से हैं और क्यों EFC उसके अंदर सब। तो अभी अगर इंडिया में बात करूँ तो मोटे मोटे लगभग 4-5 प्लेयर हैं इस स्पेस के अंदर। तो वो चारों का मैंने यहाँ पे कंपैरिजन डाल दिया है। मैंने फिर से आपको वही कहूँगा कि बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना देखना है, अपने रिस्क के हिसाब से देखना है, ठीक है। अब ये 4 कंपनियाँ कौन कौन सी अगर आप यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, EFC आ गया पहला, फिर कौन सा आ गया, आपने इसका नाम सुना होगा, AWFIS आ गया, स्मार्ट वर्क आ गया और वीवर्क आ गया। ये चारों कंपनियां काम करती हैं, ये इनका मार्केट कैप है, ठीक है। और ये चारों है ना लगभग जैसे इसके 3 वर्टिकल हैं। AWFIS क्या करता है ना, मेनली इसका जो पूरा का पूरा काम है वो लीजिंग के ऊपर मेन फोकस है। लीजिंग के साथ साथ ये क्या करती है ना, मतलब कंपनी के जो स्टाफ है उसको ड्रॉप करने की, उनके खाने की, कैटरिंग की, कई तरह के अलग अलग वो दे देती है। लेकिन मेन काम सबका लगभग है वो कोवर्किंग के अंदर है, मेन फोकस बिजनेस है वो, ठीक है। स्मार्ट वर्क का भी यही काम है, वीवर्क का भी यही काम है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस अलग से, जैसे वीवर्क हो गया तो वो मोस्टली MNC को देता है, ये मोस्टली जो प्रीमियम कस्टमर है उनको देता है। तो ऐसे अलग अलग अपनों ने क्या ना अपनी नीश क्रिएट की है अलग अलग, लेकिन मोटा मोटा बिजनेस सबका एक जैसा है। मेन चीजें समझने वाली हैं वो कुछ समझिए। एक तो है स्टॉक की पी, अगर आप पी देखोगे EFC की पी इनमें सबसे कम है, अगर आप देखोगे 11 के आसपास की है, और बाकियों की आप देखोगे पी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये एक चीज समझने वाली है। दूसरा आप समझोगे ROE, अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ROE अभी EFC बना रहा है, लगभग 34% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी बन रहा है। इसके साथ ROC देखोगे तो वो भी 20% के आसपास है अपने पीयर्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीजें जो अपने को समझनी है मेन हाँ, एक यहाँ पे आप देखिए मेन होती है कंपनी की सेल्स ग्रोथ, क्योंकि अगर आपको सेल्स ही ग्रोथ नहीं कर पाओगे तो आने वाले टाइम में ना तो प्रॉफिट बनेगा ना और कोई चीज होनी। तो अगर आप ईयरली सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो भी EFC की सेल्स ग्रोथ, अगर आप ईयरली देख लो, 3 साल की ग्रोथ देख लो, तो वो भी सब सारे पेयर्स के अंदर अच्छी खासी कंपनी की है, ठीक है। इसके बगैर अगर आप मैं बात करूं, हाँ प्लेज अगर आप देखोगे तो वीवर्क की प्लेजिंग कितनी है, लगभग 41% के आसपास है। तो यहीं से एक बार मतलब आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो या देख सकते हो नेगेटिव पॉइंट अगर कंपनी के लिए समझे तो, ठीक है। हाँ एक चीज और देखिए, डेट की अगर बात करें तो डेट में मोस्टली तो इनके लिए लीजिंग का डेट होता है, मोस्टली जो रहता है। मतलब डेट अगर 1400 करोड़ है तो उसमें से बहुत ज्यादा पार्ट आपको लीज के लिए मिलेगा, क्योंकि कंपनी क्या होती है ना लीज पे ऑफिस लेती है। लेकिन अगर कंपेयर करूं तो यहां पे लीज आप देखिए इन कंपनियों का कितना ज्यादा है, मतलब दोनों से AFI इनका, स्मार्ट वर्क का और वीवर्क का अगर देखेंगे, ठीक है। और डेट टू इक्विटी देखोगे तो इनका 18, 9% और 2.5%, और इसका है 1.47% के आसपास। यानी डेट के अंदर भी EFC सबसे अच्छी पोजीशन पे फिलहाल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद पैग रेशियो अगर आप देखोगे तो पैग रेशियो के अंदर भी कंपनी का अगर देखोगे तो सबसे सही कौन लग रहा है, EFC लग रहा है।
थोड़ा सा और समझ लेते हैं पीयर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, क्लाउड का यूज़ करके पीयर्स का कंपैरिजन किया था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मेन चीज़ें मार्केट कैप वाइज आपको अलग अलग दिख रहा है कि कौन सी सब कंपनी मार्केट कैप में सबसे ज़्यादा है, तो वो अलग अलग दिख जाएगा। स्टॉक पी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बता दिया। एक चीज़ और आपको यहाँ पे मेन में जो दिखाने वाली थी ना, वो ये थी कि ओपीएम अगर आप देखोगे ना, तो ओपीएम आपको इनका ज़्यादा दिखेगा, वीवर्क का ज़्यादा दिखेगा 65, स्मार्ट वर्क का 64 दिखेगा, ईएफसी का 45 के आसपास दिखेगा। लेकिन मेन चीज़ देखिए कि रेवेन्यू देखो 26 का, यहाँ पे रेवेन्यू कितना है, लगभग 2400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है कंपनी का अगर आप देखोगे। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कितना है, मात्र 72 करोड़ के आसपास का है। ये चीज़ बहुत समझने वाली है आपके लिए। यहाँ पे 1500 करोड़ है तो कितना कमाया कंपनी ने, 71, और यहाँ पे 1800 करोड़ में से केवल 11% का प्रॉफिट बना है कंपनी का, ठीक है, पैट अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और अगर ईएफसी का देखोगे तो 1037 करोड़ मान लीजिए आप, और उसमें से पैट कितना बना है, 235 करोड़ के आसपास का बना है। यानी बहुत अच्छे से कंपनी है, सभी कंपनियों को कई पैरामीटर के अंदर बीट करती हुई जा रही है। अगर आपको इस पूरे मतलब पीयर कंपैरिजन का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे को इंडिविजुअल वीडियो के अंदर नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये मोटी मोटी कहानी थी किसकी, कोवर्किंग स्पेस के बारे में, और इसमें मेनली ईएफसी के बारे में कि क्यों ईएफसी एक अच्छा खासा प्लेयर इसके अंदर लग रहा है ग्रोथ को देखते हुए भी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना।